हेलो बच्चों बच्चों उपसहसंयोजक यौगिक लेसन का आज वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है। आज जब क्लास लगाओगे तो आपको फुल मजा आने वाला है। पूरी क्लास लगाओगे तो बहुत ही शानदार चीजें आप सीखने वाले हो। टॉपिक का नाम है संयोजकता बंध सिद्धांत। अब तक लेसन के अंदर बहुत सारे आपके मन में प्रश्न होंगे, आज की क्लास के अंदर बहुत सारे प्रश्न जो है वो हल होने वाले हैं। चलिए संयोजकता बंध सिद्धांत आज अपने शुरू करने वाले हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत देखें क्या टॉपिक है, संयोजकता बंध सिद्धांत। एक्चुअली ये जो बंध सिद्धांत है ये उपसह संयोजक बंध के बनने की प्रक्रिया को समझाता है कि किस प्रकार से उपसह संयोजक बंध का निर्माण होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। इन शॉर्ट हम इसको वीबीटी भी कहते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये जो संयोजकता बंध सिद्धांत था ना, ये किसने दिया? ये दिया पॉलिंग ने। कौन साइंटिस्ट था? पॉलिंग। तो संयोजकता बंध सिद्धांत जो है वो पॉलिंग ने दिया। क्लियर? अब दूसरी बात समझे कि जो संयोजकता बंध सिद्धांत के बहुत सारे रूल है, किताब में देखोगे तो आपको बहुत सारे रूल मिलेंगे, लेकिन हम दो एग्जांपल करेंगे और सारे ही रूल कर डालेंगे। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। लेकिन दो एग्जांपल जो है हमारे पास वो कौन कौन से हैं? एक तो मैं दो उदाहरण आज आपको क्लियर करवाने वाला हूं जिससे संयोजकता बंध सिद्धांत की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एक तो उदाहरण है COF6-3। एक तो इस कॉम्प्लेक्स को बनना सिखाऊंगा और दूसरा जो उदाहरण है वो मैं आपको सिखाऊंगा COCN की होल 6 और -3। ये दो एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा और सारा का सारा संयोजकता बंध सिद्धांत क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? कि COF6 को मैं आपको समझाता हूं कि COF6 का निर्माण कैसे हुआ होगा। पहले अपने पहला एग्जांपल है उसको समझते हैं। और एग्जांपल क्या कहता है कि आपके पास है COF6 की पावर नहीं है, चार्ज जो है वो है कितना? -3। क्लियर? इसके अंदर क्या करो, आप सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को निकाल लो। देखो आप मतलब थ्योरी शुरू हो रही है, वन बाय वन जो रूल के अंदर, जो एग्जांपल के अंदर जो जो बातें मैं करूंगा वो रूल बनते जाएंगे उसके। ठीक है, पहली बात मैं क्या कर रहा हूं, आप इसमें से केंद्रीय धातु परमाणु निकाल लो। आपको पता है कि केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? CO है। तो आपने निकाल लिया क्या बच्चों? CO को अलग निकाल लिया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, इसकी भी जरूरत पड़ेगी अपने को। ठीक है, ये लो, इसको मैं कर देता हूं नीचे। क्लोन नहीं बनाना अपने को। ओके, देखें इसको नीचे करने के लिए सिलेक्ट पर है। ओके, इस तरीके से थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं, अपने बात करते हैं क्या कि जो आपने धातु लिया कौन सा? CO। सबसे पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। CO का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। मैंने आपको कहा था कि अगर ये टॉपिक आपको सीखना है तो डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखो। तो डी ब्लॉक में तत्व कौन सा है? कोबाल्ट। और कोबाल्ट का अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो वो किस प्रकार से मैं लिखता था? आपको अब आता होगा आर्गन 18 और 3D और 4s। आपको 27 परमाणु क्रमांक है तो 27 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 18 तो आर्गन के आगे, 2 जो है वो पहले आप s में भरोगे और फिर बचे हुए d में भरोगे। 18 और 2 20 टोटल थे 27, तो d में आगे कितने? 7। ठीक है, तो ये आपके पास कोबाल्ट जो उदासीन अवस्था में है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक आपको लिखना आ गया। जिसको डी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखना आ रहा, ऊपर मैं आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूं, उसको क्लिक करके पहले डी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना जरूर सीख लेना भाई। नहीं आया तो फिर ये टॉपिक आपको नहीं आएगा। 10-15 मिनट की क्लास है, पहले वो देख लेना जरूर। चलिए अब आप देखो 4s शुरू हो गया तो इसका मतलब 4p भी पड़ा है लेकिन वो जीरो अवस्था में है, 4d भी पड़ा है लेकिन वो जीरो अवस्था में है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन जो है यहीं तक पूरे हो चुके हैं। अब हम दूसरा काम क्या करते हैं? दूसरा काम हम करते हैं कि जो कोबाल्ट है इसके अंदर ऑक्सीकरण अवस्था चेक करते हैं कि CO की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है।
आप निकालो CO की ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो कैसी आएगी, CO का ऑक्सीकरणांक निकालना है तो आपने माना X प्लस Fe का निकालना है तो F का निकालना है, F का होता है -1 है कितने 6 तो गुणा में 6, इन दोनों का जोड़ यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब कितना लिखा हुआ है -3। अब x -6 6 इंटू -1 -6 बराबर -3 तो x बराबर क्या हो जाएगा -3 और माइनस का 6 इधर जाएगा तो प्लस का 6 और x बराबर आ जाएगा प्लस का 3। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिक जो है आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका ऑक्सीकरण अंक निकालना सीखा, किसका, कोबाल्ट का। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक +3 है। अच्छा, +3 का मतलब क्या होता है, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाना है, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाना है। तो बाहर वाले 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 तो s के निकाल दो, 1 d का निकाल दो, तो 2 और 1 3 निकल गए, तो अब s में भी 0 हो गए और d में कितने हो गए 6। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बचा, अब बचा आर्गन 18 और 3d6 और 4s भी 0 हो गया, 4p भी 0 हो गया और 4d भी 0 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। +3 से 3 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल के, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ आप, ठीक है, अब जब बंद बनेगा तो बंद बनाने में ये बाहर वाले कक्षक बंद बनाने में भाग लेंगे, तो बंद बनाने में बाहर वाले कक्षक भाग लेंगे, तो मैंने क्या किया, इन बाहर वाले कक्षकों को यहां पर पहले से बना के रख लिया। क्या है कि पहले है 3d6, क्या है 3d6, तो मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं क्या करता हूं कि इसको मैं लिख देता हूं, ये है मेरे पास 3d और इसके अंदर है 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद है मेरे पास 4s 0 है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर 4p पड़ा है वो भी 0 है और 4d पड़ा है वो भी 0 है। ठीक है, आपको पता होगा कि डी एक उपकोष है जिसके अंदर 5 कक्षक होते हैं, इसलिए इसमें 1 2 3 4 5 कक्षक बना रखे हैं। एस में 1 होता है, पी में 3 होते हैं, डी में फिर 5 होते हैं। क्लियर, तो अब मैं क्या करता हूं, पहले मैं इन जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित है ना उनको भर लेता हूं। पहले से कितने कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, पहले से डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं। कैसे भरते हैं डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, पहले सारे अयुग्मित भर लो। 11वीं के अंदर एक हुंड वैज्ञानिक था जिसने कहा था कि पहले अयुग्मित अवस्था में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, कितने हो गए 5, अब इनका युग्मन शुरू करो, 6 है तो छठा इलेक्ट्रॉन यहां भरा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है ये सब जो है खाली पड़े हैं। चलिए अब अपने देखते हैं कि इसके अंदर बाकी सारे खाली पड़े हैं, तो अब क्या होगा कि इसके अंदर जो लिगेंड जुड़ने के लिए आ रहा है, इतनी पहले क्या करो, इतनी व्यवस्था बना लो। अब तक जो मैंने काम करवाया है उसके अंदर सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु लिखा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, फिर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाली, ऑक्सीकरण अवस्था के हिसाब से इसमें इलेक्ट्रॉन कम कर लिए और फिर बाहर वाले कक्षकों को अलग से बना लिया और इलेक्ट्रॉन जो है वो जिसमें थे उसमें भर लिए, जो खाली थे उनको खाली छोड़ दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, अब हमने क्या करना है, ये तो धातु की व्यवस्था है, अब इसके अंदर लिगेंड जुड़ने के लिए आ रहा है और लिगेंड कौन है, F- है। कौन सा लिगेंड है, F- है। तो F- जो है वो लिगेंड जुड़ने के लिए आ रहा है, तो मुझे क्या है कि इसकी अब जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करता हूं कि यहां से जो है इसको जो है ओहो वापस अंडू कर सकते हैं ना अपने, ये लो, यस ठीक है। अब क्या करेंगे अपने कि इसको पहले इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। देखो अब अपने क्या करते हैं, ये लो इसको हटा दिया। अब क्या किया बच्चों कि ये तो धातु की व्यवस्था है, अब लिगेंड जुड़ने के लिए आ रहा है। आप देखो लिगेंड कौन है, लिगेंड कौन है, चेक करो बच्चों, लिगेंड कौन है, लिगेंड जो है वो है मेरे पास, लिगेंड जो है वो है F-, यहां पर कहानी समझ लेना, F- लिगेंड है और F- लिगेंड कैसा है, दुर्बल लिगेंड है। कैसा है, दुर्बल लिगेंड है, वीक लिगेंड है ये। ठीक है, ये कैसा लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है। ठीक है, जब ये जुड़ने के लिए आएगा ना तो एक लिगेंड को जुड़ने के लिए एक पूरा का पूरा खाली कक्षक चाहिए, उस कक्षक में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना कि एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसका मतलब है सामने वाला कक्षक जो है पूरा का पूरा खाली होना चाहिए, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो F- यहां पर जुड़ने आया
तो इसने देखा कि यहाँ पर पहले से 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर इसके पास आया, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो इसका मतलब यहाँ तक जो है वो F- नहीं जुड़ सकता था, यहाँ तक F- नहीं जुड़ सकता था, क्योंकि यहाँ तक कोई भी खाली कक्षक नहीं था। ठीक है, और दुर्बल लिगेंड होने के कारण क्या करेगा कि इन कक्षकों, इन इलेक्ट्रॉनों को छेड़ेगा भी नहीं, ये कहेगा भैया तुम जहां बैठे हो बैठे रहो, मेरे को तो जहां से खाली जगह मिलेगी मैं तो वहां से जुड़ जाऊंगा। तो खाली जगह इसको कहां से मिल रही है, यहां से। एक दो, कितने F जोड़ने, 6, एक F को जोड़ने के लिए एक कक्षक चाहिए, तो 6 F को जोड़ने के लिए 6 कक्षक चाहिए। अब 6 कक्षक गिनो कहां से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इसका मतलब ये यहां से लेकर के और यहां तक जो है इसको 6 कक्षक मिलेंगे जोड़ने के लिए। तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, ये इस तरीके से कहानी बन जाएगी। देखो क्या बनेगी कहानी कि ये जो है अपने पास ये 6 कक्षक अलग से आ जाएंगे, ये 6 कक्षक अलग से आ जाएंगे। क्या हुआ कि एक तो आ गया आपके पास S, 3 आ गए आपके पास कौन, P, ये लो 3 आगे P और 2 आगे D। ठीक है, इन्होंने आपस में बंध बनाना है ना, इन्होंने आपस में बंध बनाना है, इन 6 कक्षकों ने बंध बनाना है। तो ये 6 कक्षक क्या करेंगे, ये 6 कक्षक जो है वो इस प्रकार से सारे एक साथ हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होकर के क्या हो जाएंगे, 6 नए कक्षकों का निर्माण कर लेंगे, ये लोग। ठीक है, अब क्या होगा कि ये 6 कक्षकों का निर्माण कर लेंगे। देखो 6 कक्षक बनाओ, आप कैसे बनाओगे, ये लो, एक, चलिए 1 मिनट, देखो एक, फिर अपने बनाया 2, फिर 3 और फिर 4 और फिर आ गया अपने पास 5 और 6। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसके अंदर 6 कक्षकों का निर्माण हो जाएगा। ये सारे कक्षक आपस में मिलकर के 1s 3p 2d मिलकर के एक ही प्रकार के, एक ही ऊर्जा के कक्षकों का निर्माण कर लेंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बच्चों संकरण। क्या कहते हैं, संकरण। जब लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकृति के कक्षक मिलकर के समान ऊर्जा और समान आकृति के कक्षकों का निर्माण कर लेते हैं तो इसको संकरण कहते हैं। और इस संकरण में कितने कक्षक भाग ले रहे हैं, 1s 3p और 2d। तो संकरण कौन सा हो गया, sp3d2 संकरण हो गया, sp3d2 संकरण हो गया। अब इन कक्षकों के अंदर जो है F- जुड़ना शुरू होगा। और F- कैसे जुड़ेगा, F- आएगा और अपना एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें देकर के जो है उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेगा, और ये जो है इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दे दिए। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से क्या करते हैं, अपने सारों को बना लेते हैं कि एक F- आया, लोन पेयर दिया, बंध बना लिया। दूसरा F- आया, लोन पेयर देगा। तीसरा F- आएगा, लोन पेयर देगा। चौथा F- आएगा, लोन पेयर देगा। पांचवा, फिर छठा, कितने F- जोड़ने, 6। ठीक है, तो ये इसके अंदर लोन पेयर देगा, इसके अंदर देगा, और रिक्त कक्षक के अंदर ये पूरा का पूरा एक लोन पेयर देकर के बंध का निर्माण करेगा। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये दे दिए, ये दे दिए, एक F 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इस प्रकार से बंध का निर्माण कर रहा है। ठीक है, आप इसको अपने ऐसे समझ सकते हैं, कैसे कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है ना, मजेदार बात बता रहा हूं, कोई कहता सर मेरे को तो इतनी बात समझ में नहीं आई, तो कोई बात नहीं, इजी तरीका बताता हूं। ऐसे समझ लो कि CO जो है ना वो लड़की वाले हैं, शादी हो रही है, CO लड़की वाले हैं और F जो है वो बराती है। ठीक है, अब सबसे पहले तो लड़की वाले तैयारी करते हैं शादी की, ओहो पहले ये किया, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा ऑक्सीकरण अवस्था के अनुसार, फिर इन्होंने टेंट लगा दिया, इस तरीके से ये टेंट लगा दिया, कुर्सियां वर्सियां लगा दी। ठीक है, अब जो लिगेंड जो बराती आ रहा है ना वो F- आ रहा है, बराती बेचारे कमजोर है, सीधे साधे बराती है। ठीक है, तो वो आए और यहां वो बैठने लगे, तो उन्होंने देखा कि पहले लड़की वाले बैठे हैं, तो उन्होंने इसको नहीं छेड़ा। यहां भी बैठा था एक जना, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो इनको नहीं छेड़ा। और इन्होंने क्या किया, बिल्कुल सीधे थे बेचारे, और जहां से इनको खाली जगह मिली वहां से कुर्सियों पर ये बैठना शुरू हो गए, और इस तरीके से इन 6 कुर्सियों पर बैठे, तो इन 6 को अलग से ले लिया, और इन सारों में जो है वो ये बराती आकर के बैठ गई। ये स्थिति थी। ठीक है, तो अब ये जो पूरी घटना हुई, इसके अंदर जब कक्षक कौन कौन से मिले, एक S 3P और 2D मिले, तो संकरण कौन सा हुआ, sp3d हुआ। ठीक है, sp3d हुआ।
अब इस बात को जो है वो देख करके अपने क्या करते हैं, पहले तो ये बना लिया। अब एक बार मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूं, फिर इसके बारे में लिखेंगे अपने। देखिए दूसरा एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा था। दूसरा एग्जांपल जो है वो मेरे पास कौन सा है उसको एक्सप्लेन करता हूं। ये पहला एग्जांपल तो मैंने क्लियर कर दिया, दूसरा एग्जांपल करेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे तो बहुत सारी बातें अपने को क्लियर हो जाएगी। देखो क्या कि अपने पास जो दूसरा एग्जांपल है वो है COCN की 6 और -3, ये इसके अंदर भी क्या करेंगे अपने, इसके अंदर भी अपने सबसे पहले जो है, सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा का पूरा केंद्रीय धातु परमाणु को लेंगे सारा, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु को लेंगे। देखिए केंद्रीय धातु परमाणु को क्या कैसे लिखेंगे कि आपके पास केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, कोबाल्ट है, तो आपने सबसे पहले कोबाल्ट को उठा लिया। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक क्या है, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक है 27, तो ये लो 27 लिख दिया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो वैसे ही मैंने आपको समझाया हुआ है, आर्गन 18, फिर 3D लिखोगे, फिर 4s लिखोगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरोगे, 18 2 20, 27 था तो 7 यहां पर, फिर 4p पड़ा है 0, 4d पड़ा है 0। क्लियर। अब क्या होगा, अब CO का इसके अंदर भी अपने ऑक्सीकरणांक देखते हैं, तो CO का ऑक्सीकरणांक इसमें भी निकालोगे तो CO का x, CN का -1 इंटू 6 -6 बराबर -3, माइनस का 6 बराबर में जाएगा तो माइनस का 3 और प्लस का 6 प्लस का 3 बचेगा। ये मैं पहले अभी आपको निकाला आ चुका हूं, वैसे ही बनेगा। तो आपने लिखा कि यहाँ पर CO का ऑक्सीकरणांक जो है वो कितना आ गया है, +3 आ गया है। अब इसका +3 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो +3 के हिसाब से आर्गन 18 तो एज इट इज रहेगा, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चलेंगे। कौन कौन से चलेंगे, एक तो 2 तो S से चलेंगे, 2 तो S से चलेंगे और एक D से चला गया तो 3D बच गया 6 और 4S भी हो गया 0, 4P भी हो गया 0, 4D भी हो गया 0। ये लड़की वाले तैयारी कर रहे हैं। इस बार बाराती कौन है, CN है, ठीक है। तो चेंज देखना क्या आएगा, पहले इनको बाहर वाले ये जो कक्षक है ये बंद बनाने में भाग लेंगे ना, तो इनको मैंने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। अब बना लिया तो कौन कौन से ये कक्षक है पहले अपने उनको देख लेते हैं। देखो एक तो है आपके पास 3D की 6, ठीक है, एक है आपके पास 4S0, एक है आपके पास 4P0, एक है आपके पास 4D0। D में 5 कक्षक होते हैं, 5 बना लिए, S में 1, P में 3 होते हैं, D में 5 होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, इन 6 इलेक्ट्रॉनों को इन कक्षकों के अंदर भरेंगे। 6 इलेक्ट्रॉनों को इन कक्षकों के अंदर भरना शुरू किया तो आपके पास क्या आएगा कि पहले एक एक भरो, 1 2 3 4 और 5, छठे का फिर युग्मन होगा, ऐसे भरे जाएंगे। ये हुनर ने हमें 11वीं में सिखाया था। क्लियर। अब क्या होगा कि इस बार जो लिगेंड जुड़ने के लिए आ रहा है, जो बाराती आ रहा है, वो कौन आ रहा है, CN, ठीक है। ये खाली पड़े थे 0 0 0, तो ये मैंने खाली छोड़ दिए। अब अपने देखते हैं क्या है, अब कहानी देखो क्या है, अब आपको मजा आएगा, बात समझ में आएगी। चलिए क्या है कि यहाँ पर जो लिगेंड जुड़ने के लिए आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, CN जुड़ने के लिए आ रहा है। लिगेंड जो जुड़ने के लिए आ रहा है वो आ रहा है CN-, जो कि एक परबल लिगेंड है। ये भैया तकड़ा लिगेंड है, बदमाश है पूरा, ठीक है। तो अब ऐसा जब बाराती आएगा तो अब एक CN को बैठने के लिए एक पूरा कक्षक चाहिए, तो वो आया, यहां पर आया, यहां पर देखा कि एक सीट पर 2 जने बैठ सकते हैं, एक कक्षक में 2 जने बैठ सकते हैं, बैठे हैं। तो CN ने इसको तो कुछ नहीं कहा, भाई चलो ठीक है 2 जने बैठ सकते हैं, बैठ जाओ। लेकिन जब इधर आया ना तो इन्होंने देखा कि यार एक कक्षक में 2 जने बैठ सकते हैं, तुम बेटे अकेले बैठे हो, ठीक है। तो CN क्या कहेगा, CN तो कैसा है, CN तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग है तो ये कहेगा भैया ऐसे नहीं चलेगा, चल तू उठ करके इसके साथ बैठ सकता है ना, तो यहाँ बैठ, अलग अलग सीटें क्यों खराब कर रहे हो, ठीक है। तो CN जो है वो परबल लिगेंड है, परबल लिगेंड क्या करेगा, इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा। क्या कर देगा, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है। परबल लिगेंड जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है, मतलब ये अलग अलग पड़े थे, अनपेयर्ड पड़े थे, इनकी पेयरिंग कर देगा, इकट्ठे कर देगा। और इसको अब बारात का जो टेंट था उसको इसने चेंज कर दिया। चेंज करके कैसे बढ़ा दिया, चेंज करके ऐसे बढ़ा दिया कि भाई अब D के जो 6 थे ना वो ऐसे नहीं है, इनका युग्मन कर देगा तो ये ऐसे हो जाएंगे, 1 2, ये एक था, ये उठ करके इसके बराबर आ गया तो ये हो गए यहाँ पर, ये भी उठ करके इसके साथ आ गया तो ये भी आ गया यहाँ पर। देखो 6 इलेक्ट्रॉन अब ऐसे बन जाएंगे।
यहां पर हुआ क्या है, हुआ क्या है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो था उसने इलेक्ट्रॉनों का क्या कर दिया है बच्चों, युग्मन कर दिया है। ठीक है, अब सीएन कहेगा अब लड़की वाले सही बैठे हैं, अब हम आएंगे बनाने, आकर के खाली जगह ढूंढेंगे। तो खाली की जगह अब कहां से स्टार्ट हो रही है, यहीं से कक्षक खाली शुरू हो गए। एक सीएम को जुड़ने के लिए एक खाली कक्षक चाहिए, 6 सीएम को जुड़ने के लिए कितने खाली कक्षक चाहिए होंगे, 6। तो वो यहां से जुड़ना शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6। इन बार वालों की जरूरत ही नहीं है, बस इन्होंने क्या किया, यहां से उठाए कक्षक, ये यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, इनको लिया और फिर इन सारों ने मिलकर के, क्योंकि इन पर बरातियों ने बैठना है ना, तो इन्होंने बरातियों ने, बराती क्या करते हैं, दो दूर दूर चेयर बैठी होती है, तो दोनों दोस्त जानकार होते हैं, बराती साथ में आए होते हैं, तो चेयर पास पास में कर लेते हैं। बस इन्होंने भी क्या किया, ये जो चेयर दूर दूर पड़ी थी इन्होंने इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करके क्या बना लिया, देखो इस तरीके से बन गई कहानी, इस तरीके से बन गई, ये लो देखें, ये इस तरीके से कहानी बन गई। अब इसके अंदर क्या होगा बच्चों, इसके अंदर क्या होगा, ये लो, चलिए देखते हैं क्या होता है। ये जो है अब अपने पास 6 जो है वो कक्षक बन गए। ये 6 कक्षक कौन कौन से हैं, ये 6 कक्षक कौन कौन से हैं, एक तो है डी अंदर वाले हैं 2, ये 2 डी के हैं, ये एक एस का है, ये 3 पी के हैं। तो अब जो अपने पास संकरण हो जाएगा, अब जो संकरण हो जाएगा वो हो जाएगा, डी अंदर वाले हैं तो पहले डी आ गया, फिर एस आ गया, फिर P3 आ गया, D2sp3 संकरण हो जाएगा। और ये जो 6 खाली कक्षक बने हैं, इनके अंदर हर खाली कक्षक के अंदर एक एक जो है वो CN आकर के जुड़ जाएगा। जैसे पहले तो मैं इन कक्षकों को बना लेता हूं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब क्या होगा, हर खाली कक्षक के अंदर एक एक CN आकर के जुड़ जाएगा। क्लियर, तो CN को इस बार जो है ना मैं इस प्रकार से दिखा देता हूं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं बच्चों, Cn- के हैं, तो यहां पर भी Cn- 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसको ऐसे बना लो, ये लो, हर कक्षक के अंदर Cn जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर के बंध का निर्माण कर लेगा, Cn-, ठीक है। तो इसमें बंध इस प्रकार से बनेगा। अब अगर दोनों उदाहरणों को देखो, इसके अंदर क्या हुआ है कि Cn जो लिगेंड था, पर्पल लिगेंड ने इसका युग्मन कर दिया, लेकिन जो पहले वाला एग्जांपल था, जो हमारे पास पहले वाला एग्जांपल था, उसके अंदर जो F था वो दुर्बल लिगेंड था, तो वो क्या कर रहा था कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर सकता था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर सकता था। इसलिए जो है उसने क्या किया कि जैसे जगह मिली वैसे के वैसे ये बैठ गया, इनको उसने छेड़ा ही नहीं, ठीक है। तो ये 2 उदाहरण हैं। अब आपको रूल बनते जाएंगे, कैसे बनेंगे रूल, देखो सबसे पहला रूल क्या बना, सबसे पहला रूल तो ये बन गया कि केंद्रीय धातु परमाणु अपने ऑक्सीकरण अवस्था के अनुसार क्या करता है, लिगेंडों के जुड़ने के लिए रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है, ठीक है। अब जब लिगेंड जुड़ने के लिए आता है, तो अगर लिगेंड पर दुर्बल है तो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को प्रभावित नहीं करता, और आने वाले रिक्त कक्षकों से जहां से स्टार्ट होता है वहां से अपने रिक्त कक्षक लेकर के, और वो सारे रिक्त कक्षक संकरित होकर के एक समान ऊर्जा के कक्षक बन जाते हैं, और उनमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन देकर के बंध बना लेते हैं, उत्सेचक बंध बना लेते हैं। अब इस संकरण में जिन कक्षकों ने भाग लिया उसी के आधार पर संकरण हो जाता है, जैसे इसके अंदर sp3d2 हो गया। लेकिन अगर लिगेंड पर्पल जुड़ने के लिए आता है तो वो इन इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करके और रिक्त कक्षक बना लेता है, और जितने लिगेंड जुड़ने होते हैं उतने रिक्त कक्षक जो है संकरित होकर के संकरित हो जाते हैं, और उनमें लिगेंड अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देकर के लोन पेयर देकर के उत्सेचक बंध का निर्माण कर लेते हैं, और संकरण जो है वो कौन सा हो रहा है, इस बार अंदर वाले डी कक्षक यूज हो रहे हैं, तो D2sp3 संकरण हो रहा है। क्लियर, तो ये तो बातें हो गई। अब इसके अंदर इस एग्जांपल को जब आपने देखा तो इसके आधार पर आप देखो आप क्या क्या बातें कर सकते हो। नंबर 1 बात, जैसे मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो पहला पॉइंट मुझे समझ में आता है कि इसके अंदर संकरण sp3d2 हुआ है। क्या हुआ है, संकरण जो है, मैं अब इस एग्जांपल को देख करके इसके अंदर एक एक पॉइंट लिखता हूं। नंबर 1 पॉइंट कि इसके अंदर जो संकरण है वो क्या हुआ है, sp3d2 संकरण हुआ है।
इसलिए संकरण के आधार पर हम ज्यामिति बताते होते हैं, तो इसकी जो ज्यामिति आएगी D2sp3 संकरण के अंदर ज्यामिति जो है वो अष्टफलकीय होती है। कौन सी होती है? अष्टफलकीय होती है, जिसको हम वर्गाकार द्विपिरामिडीय ज्यामिति भी कहते हैं। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट आपको क्या समझ में आ रहा है इसके अंदर? दूसरा पॉइंट आपको ये समझ में आ रहा है कि यहां पर बंद बनाने के लिए दो प्रकार के डी कक्षक थे, एक तो 3D होते थे, एक 4D होते थे। इनमें से अब कौन सा डी यूज हो रहा है? 4D यूज हो रहा है, बाहर वाला डी यूज हो रहा है, अंदर वाला डी बंद बनाने में भाग नहीं ले रहा। ये तो अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी हुए पड़ा है, तो बाहर वाला डी यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या कह सकता हूं कि इस दूसरा पॉइंट है कि इसके अंदर बंद बनाने में क्या हो रहा है बच्चों? बाह्य डी कक्षक, बाह्य डी कक्षक यूज होता है या उपयोग होता है, यूज होता है। इस बाह्य डी कक्षक कौन सा? 4D काम आता है। बंद बनाने के लिए कौन सा काम में आता है? 4D काम आता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे बच्चों? इसलिए हम इस संकुल को, इसलिए हम इसको बाहर वाले कक्षक काम में आ रहे हैं, इसलिए जो है हम इनको क्या कहेंगे? नंबर एक बात, हम इसको बाह्य कक्षक संकुल कहेंगे। इसको अपने क्या, कौन सा संकुल कहेंगे? बाह्य कक्षक संकुल कहेंगे। ठीक है, ये क्या था? अष्टफलकीय। चलिए, ये बाह्य कक्षक संकुल कहला रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन से डी कक्षक काम में आ रहे हैं? बाहर वाले डी कक्षक काम में आ रहे हैं, इसलिए जो है ये बाह्य कक्षक संकुल हो गया, आउटर सेल कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, अब और पॉइंट देखो, नंबर 3 पॉइंट हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब बाहर वाला डी कक्षक काम में आता है ना, तो क्या होता है कि इधर वाले डी के अंदर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पड़े रहते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होते हैं, हर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है, तो चक्रण उनका बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर इनका युग्मन हो जाए ना, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के चक्रण को क्या कर देता है? निरस्त कर देता है। ऐसे एक ऐसे स्पिन कर रहा है, एक ऐसे कर रहा है, तो एक दूसरे के चक्रण को निरस्त कर देता है। लेकिन अकेला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़ा है ना, तो उसका चक्रण निरस्त नहीं होता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़े तो इसका चक्रण बहुत ज्यादा होगा। तो हम इसको क्या कहेंगे कि इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे क्या होंगे? अधिक होंगे। ठीक है, या हम कहें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता, तो ये क्या हो जाते हैं? उच्च चक्रण संकुल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उच्च चक्रण संकुल हो जाते हैं, और इनका चक्रण एक दूसरे से बाधित नहीं होता, इसलिए हम इसको चक्रण मुक्त संकुल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? चक्रण मुक्त संकुल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है अपने पास बात हुई कि तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, इसलिए इनका चक्रण बहुत ज्यादा होगा, तो उच्च चक्रण संकुल होंगे। इनका ये चक्रण किसी से बाधित नहीं होगा, इसलिए इसको चक्रण मुक्त संकुल भी कहते हैं। क्लियर? तो ये सारी बातें अपने को समझ में आ रही है। और देखो और क्या समझ में आ रहा है, और हमें ये समझ में आ रहा है कि हम इस संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संकुल के रंग के बारे में बता सकते हैं कि संकुल का रंग कैसा है। तो चेक करें संकुल का रंग कैसा आएगा भाई। यहां पर आपके पास क्या है? संकुल का रंग देखना है, तो यहां पर आपने देखना है, यहां कुछ नहीं देखना, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब भी काम देखना होगा यहां देखना होगा। आपने देखा कि यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो ध्यान रखना बच्चों, जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं ना, वो उच्च चक्रण संकुल होते हैं। वो क्या होते हैं? उच्च चक्रण संकुल होते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो उच्च चक्रण संकुल तो है ही, और जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो संकुल रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं, उनका कोई ना कोई रंग होता है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि इसमें क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अतः जो है संकुल कैसा होगा? अतः संकुल जो है वो कैसा होगा? रंगीन होगा। अतः संकुल जो है वो कैसा होगा बच्चों? रंगीन होगा। ठीक है, अब अपने बात करते हैं 5वें पॉइंट की। देखो, अब फिर वही बात कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए ये जो है वो क्या होंगे? अनुचुंबकीय यौगिक होंगे। कैसे होंगे? अनुचुंबकीय यौगिक होंगे। ठीक है, इसलिए ये कैसे होंगे? अनुचुंबकीय प्रकृति के होंगे।
अनुचुंबकीय प्रकृति के होंगे। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो आप देखें कि यहाँ पर इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये पड़े हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इसलिए ये क्या होगा, अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। ठीक है, अगर अनुचुंबकीय प्रकृति का है तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। और चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है म्यू बराबर क्या होता है, रूट n+2, ये फॉर्मूला होता है चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का। ठीक है, और n बराबर इसके अंदर क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो n का मान यहाँ पर रखा जाएगा। और चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी इकाई जो है, इसकी इकाई जो है, चुंबकीय आघूर्ण की इकाई जो है वो बोर मैग्नेटॉन होती है, Bm से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके पास ये वाला एग्जांपल है तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहां देखोगे, यहां देखोगे या यहां देखोगे, नहीं, इन सब में नहीं देखोगे, यहां देखोगे। तो आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो म्यू बराबर रूट n+2 है। अब n बराबर इसके अंदर कितने हैं, 4, तो आपके पास म्यू बराबर आ जाएगा रूट 4+2। ठीक है, तो ये म्यू बराबर आ जाएगा 4+2, 6 चौका 24, तो रूट 24, और इसका रूट 24 को आप हल करोगे तो 4.90 जो है बोर मैग्नेटॉन जो है इसका चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा। ठीक है, तो अब इतने जितने भी अपने ने बातें करी वो सारी की सारी नकल मारी है। क्या नकल मारी है कि यहां से आप देखते गए और आगे लिखते गए। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इसलिए सारी की सारी जो है अपने ने क्या करी है, नकल मारी है। तो आपने देखा कि ये जो है सारे पॉइंट जो है यहां से देख देख करके अपने आगे लिखते गए। संकट देखा, संकट से ज्यामिति बता दी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखे, संकुल रंगीन दिखाई दिया, उच्चकण संकुल, बाह्य कक्षक संकुल, ये सारी बातें यहां से देख करके लिखी है। अब अगर ये पॉइंट समझ में आ गया, ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया, तो अब अपने इसके बारे में भी अपने आप लिख सकते हैं। क्या, पहली बात कि यहाँ पर संकट कौन सा होता है, कौन सा संकट हुआ है। इस एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो संकट जो है वो D2sp3 हुआ है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके लिए नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे कि यहाँ पर जो संकरण हुआ है, यहाँ पर जो संकरण हुआ है वो हुआ है D2sp3। चाहे संकरण sp3 D2 हो चाहे D2sp3 हो, चाहे D आगे चाहे पीछे, जो ज्यामिति जो होती है ना, ज्यामिति जो होती है वो अष्टफलकीय ही होती है। तो इसका मतलब है इसकी ज्यामिति भी जो है वो कैसी है बच्चों, अष्टफलकीय ही है। दूसरा पॉइंट कि इसके अंदर D कौन से वाला काम में आ रहा है, बताएंगे इसके अंदर D कौन से वाला काम में आ रहा है। इसके अंदर जो D है वो बाहर वाला D काम, सॉरी अंदर वाला D काम में आ रहा है। ये वाला देखो, अंदर वाला D काम में आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो D है वो अंदर वाला D कक्षक काम में आ रहा है। यहाँ पर आंतरिक या अंतः, या हम आंतरिक D कक्षक ही कहते हैं, आंतरिक D कक्षक जो है इसके अंदर काम में आ रहा है, जिसको हम कौन सा D कहते हैं, n-1D कहते हैं। या हम इसको ऐसे कर दें कि इसके अंदर कौन सा काम में आ रहा है, 3D, तो यहाँ पर 3D कक्षक काम में आ रहा है। इसलिए जो है हम इसको आंतरिक कक्षक संकुल कहेंगे। कौन सा कक्षक संकुल कहेंगे, आंतरिक कक्षक संकुल कहेंगे, क्योंकि अंदर वाला D कक्षक काम में आ रहा है, इसलिए हम इसको आंतरिक कक्षक संकुल कहेंगे। जब बाहर वाला D काम में आता है, 4D काम में आता है, तो बाह्य कक्षक संकुल, अंदर वाला आता है तो 3D कक्षक जो है आंतरिक कक्षक संकुल कहेंगे। अब क्या होगा, इसके अंदर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, इसके अंदर युग्मन हो जाता है। युग्मन हो जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होता है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी कक्षक में आकर के उसके चक्रण को निरस्त कर देता है। अब निरस्त कर देगा तो चक्रण क्या हो जाएगा, कम। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाने के कारण ये जो है वो कैसे बन जाते हैं, निम्न चक्रण संकुल क्या बन जाते हैं, निम्न चक्रण संकुल बन जाते हैं।
ठीक है, और इसके अंदर एक कक्षक एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण दूसरा क्या कर देता है, निरस्त, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, चक्रण बाधित संकुल कहेंगे। क्या कहेंगे, चक्रण बाधित संकुल कहेंगे। ठीक है, तो वो जो था पहले वाला वो चक्रण मुक्त संकुल था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाने के कारण चक्रण बाधित संकुल है। आप यहाँ देख रहे हो, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया, पहले तो अयुग्मित पड़े थे, अब क्या हो गया, युग्मन हो गया। तो अब युग्मन हो गया तो इन्होंने एक दूसरे के चक्रण को क्या कर दिया है, निरस्त कर दिया है, इसलिए चक्रण बाधित संकुल ये बन गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब अपने बात करते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है कि इसके अंदर अभी मैंने बात बताई कि यहाँ पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे युग्मित है। युग्मित है तो इसका मतलब है अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो संकुल रंगीन होता है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, सारे के सारे युग्मित होते हैं तो संकुल रंगहीन होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे उपस्थित हैं, युग्मित अवस्था में है। इलेक्ट्रॉन जो है युग्मित अवस्था में है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो संकुल कैसा हो जाएगा, संकुल जो है बच्चों रंगहीन हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्या होगा कि देखें अपने देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में, इसलिए संकुल रंगीन है। और फिर अपने बात करते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है फिर वही बात कि युग्मित अवस्था में है, युग्मित अवस्था में है, इसलिए संकुल जो है वो प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। कैसी प्रकृति का होगा, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। आप समझ रहे हैं ना कि अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो तो अनुचुंबकीय, और अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित हो तो प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। फिर अपने बात करते हैं छठा पॉइंट। छठा क्या है कि इसका भी जो है अपने चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। अगर प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है तो सीधी सी बात है चुंबकीय आघूर्ण 0 है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप निकालना चाहो तो क्या आ जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण जो है वो बराबर कैसे आ जाएगा, म्यू बराबर रूट NN प्लस 2, ऐसे करेंगे। तो अब n का मान क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, अरे इसके अंदर देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये भी युग्मित युग्मित युग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कुछ है ही नहीं, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो n बराबर आपने क्या रखा, क्योंकि आपने देखा कि n बराबर क्या है, 0, इसलिए म्यू बराबर भी क्या आ जाएगा, 0 बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा। क्लियर, तो इस प्रकार से जो है हम इसकी जो है एग्जाम्पल से ये सारी बातें बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी तो मैंने क्या किया, अभी तो मैंने ये 2 एग्जाम्पल आपको करवाए हैं और इस चीज को एक्सप्लेन किया है। क्लियर, अब क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ये करना है कि कौन सा संकरण होगा तो कौन सी ज्यामिति होगी। क्लियर, आंतरिक कक्षक संकुल बाह्य कक्षक संकुल की तो बात हो जाएगी, लेकिन फिर अपने बात करेंगे कि रंग कैसे पता लगेगा, रंग से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, अगली क्लास में अपने को ये सीखना है। फिर चुंबकीय आघूर्ण से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस किस तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या हमें पता होना चाहिए, 12वीं बोर्ड के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारी हम बात करेंगे। लेकिन क्या है बच्चों कि जब आप ये सारी बातें आगे करोगे, क्योंकि वीबीटी अभी खत्म नहीं है, मैंने अभी 2 एग्जांपल ही समझाए हैं। ठीक है, अब आप क्या समझ में नहीं आ रहा, आपको दिक्कत आ रही होगी कि सर आपने यहाँ पर F- को लिख दिया दुर्बल लिगेंड, Cn- को लिख दिया प्रबल लिगेंड, तो हमें कैसे पता लगे कौन प्रबल कौन दुर्बल। ठीक है, अगली क्लास में मैं यही स्लाइड साथ में रखूंगा, इसलिए जो है आप देखें कि मैं आपको जो है वो दिखा देता हूं कि प्रबल दुर्बल लिगेंड की एक टेबल अपने बना रखी है, उस टेबल को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं पहले। ठीक है, देखें क्या है टेबल, ये लो, ये देखो, ये मैंने प्रबल और दुर्बल लिगेंड पहले से लिख रखे हैं, ताकि जो है आपको करने में इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, ये वाले सारे दुर्बल लिगेंड होंगे, ये आएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, ये आएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसके लिए ना एक ट्रिक बना लेता हूं, ताकि जो है आपको याद करने में आसान रहे। ठीक है, तो आप यहां पर इसको याद करने के लिए क्या लिख सकते हो, आई, क्या लिखोगे, आई बाहर, इसके लिए याद रखोगे सच में, कल से
फिर ओपन स्कूल होंगे, ओपन स्कूल होंगे। ये लो बच्चों, ट्रिक भी कोरोना काल को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। देखो क्या है कि I माइनस दुर्बल लिगेंड है, Br माइनस Cn माइनस Cl माइनस S माइनस 2 F माइनस OH माइनस C2O4 माइनस 2 और H2O, ये सारे दुर्बल लिगेंड है। अब दुर्बल लिगेंड को याद रखने के लिए क्या है, I बाहर सच में, देखो I माइनस बाहर, Br माइनस सच में, C SCl माइनस कल, Cl माइनस से, S माइनस 2, फिर F माइनस ओपन, OH माइनस स्कूल, C2O4 माइनस 2 होंगे H2O। ये सारे के सारे क्या है, दुर्बल लिगेंड है। ये जब आएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये आते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। ये प्रबल लिगेंड है और इसके अंदर मैं बता देता हूं कि इसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक है ये देखो, ने, ये ने, ये तो क्या बन गया, ने, NENE, ने, और फिर आओ ने सी को, ने सी को। ये ट्रिक है इसकी कि ने सी को, पहले नए का मतलब क्या, पहले नए का मतलब है NCS माइनस, E का मतलब EDTA4 माइनस, और फिर N का मतलब NS3। पहले N का मतलब NCS और दूसरे N का मतलब NS3, फिर E आया, पहले E का मतलब EDTA, दूसरे E का मतलब EN, क्लियर। फिर तीसरे N का मतलब है NO2 माइनस, C Cl माइनस को CO, ठीक है। ये सारे के सारे जो है वो प्रबल लिगेंड है। चलिए इसके अंदर एक अपवाद है, उसको गौर करो आप, क्या है कि यहां पर जो अपने पास F माइनस है ना, ये गड़बड़ कर देता है कई बार। वैसे तो ये दुर्बल लिगेंड में अपना लिखा है इसको, लेकिन जब ये Ni+4 के साथ संकुल बनाता है उस समय ये F माइनस जो है वो प्रबल लिगेंड की तरह काम करता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार कंपटीशन में इसकी जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। F माइनस यूं तो दुर्बल लिगेंड है, लेकिन ये Ni+4 के साथ प्रबल लिगेंड के रूप में काम करता है। यहां पर तो जो गड़बड़ करने वाला है वो है F माइनस, और यहां पर गड़बड़ करने वाला कौन है, NH3। यहां पर कौन है, NH3। और NH3 क्या गड़बड़ करता है, NH3 करता है कि ये एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, फेंक कर मन को, ठीक है, फेंक कर मन को। फेंक कर मन को का क्या मतलब है, फेंक कर मन को का क्या मतलब है कि फेंक मतलब Fe+2, कर मतलब Cr+2, मन मतलब Mn+2, को मतलब CO+2। ये जो धातुएं है ना, ये जो धातु हैं, इनके साथ, इन सब के साथ जो है NH3 वैसे तो प्रबल लिगेंड है, लेकिन इन सब के साथ NH3 जो है वो दुर्बल लिगेंड के रूप में काम करता है। तो ये जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार कंपटीशन में ये गड़बड़ कर देते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। जहां जहां जो डाउट है, जो विशेष बात है वो भी मैंने आपको बता दी है, क्लियर। लेकिन बच्चों अभी VBT जो है हमारी खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरू हुई है, ये समझ लें। आज मैंने आपको बेसिक बात बताई है, कल मैं इसी स्लाइड को लेकर के चलूंगा, साथ में यही स्लाइड जो है चलेगी, और इसको मैं जो है ये सारी चीजें जो है वो एज इट इज जो है इसके अंदर रहने वाली है, ठीक है। और अपने पास ये सारी चीजें जो है वो काम में आएंगी, यहां से लेकर के ये जो है ये एग्जाम्पल काम में आएगा, ये बातें काम में आएंगी, सारी बातें काम में आएंगी, और कल जो है इसी क्लास को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, ध्यान रखना अगली क्लास 2-3 क्लासें अब चलेंगी, जिसके अंदर 12वीं बोर्ड के कल मैं आपको इसकी सारी ट्रिक्स बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फिर मैं आपको अगले दिन 12वीं बोर्ड के क्वेश्चन करवाऊंगा, और फिर जो है मैं आपको कंपटीशन के क्वेश्चन करवाऊंगा। फिर हमारी VBT खत्म होगी, और VBT को हल्के में नहीं लेना, मैं हमेशा ही VBT डिटेल में ही करवाता हूं। कारण क्या है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं कंपटीशन में भी और 12th में भी, ठीक है। तो इसलिए जो है हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें। गुड लक, गुड बाय।